कहानी की शुरुआत में हमें एलियट और उसकी बेटी रिडली को दिखाया जाता है। एलियट अपने बॉस से मिलने के लिए उनके घर पर जा रहा था। आप इतना समझ जाओ कि बिजनेस से रिलेटेड उसे कुछ काम था जिसमें उसे बहुत फायदा होने वाला था। इसीलिए वह खुद उनसे मिलने के लिए उनके घर पर जा रहा था और वह अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर जा रहा था क्योंकि उसके बॉस ने खुद कहा था कि अपनी बेटी को भी साथ लेकर आना। जिस रास्ते से होकर वह जा रहा था वह एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया था जहां जानवरों को मारना सख्त मना था। उसी वक्त एलियट के पास उसका बॉस कॉल करता है और कहता है कि 1 घंटा हो गया, तुम अभी तक कहाँ हो? एलियट बात नहीं कर पाता क्योंकि फोन में नेटवर्क नहीं था और वह गुस्सा भी हो जाता है। गुस्से में उसका ध्यान भटक जाता है जिसकी वजह से उसकी कार जाकर एक जानवर से टकरा जाती है। अच्छी बात यह थी कि इन दोनों को कुछ हुआ नहीं, ये दोनों सही सलामत थे। लेकिन वह जानवर बेचारा बहुत जख्मी हो गया था। रिडली के कहने पर ही उसके डैड कार से उतरते हैं, वरना वह तो यहाँ से निकलने वाले थे। जब यह दोनों उस जानवर के करीब आते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि वह तो एक बेबी यूनिकॉर्न है। इन्होंने एक यूनिकॉर्न के बच्चे को टक्कर मार दी थी। दर्द की वजह से वह बच्चा रो रहा था। उसका जो हॉर्न था वह चमकने लगता है। रिडली जैसे ही उसे टच करती है तो वह अचानक से एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। वह इन सबको एंजॉय कर ही रही थी कि तभी उसके डैड उस बच्चे को मारने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एलियट के बॉस के घर को देखते हैं जो जंगलों के बीचों बीच में था। घर पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि इन लोगों ने यूनिकॉर्न के बच्चे को अपनी कार में ही रखा है। घर पर जाने के बाद इनकी मुलाकात शेफर्ड और उसकी माँ एलेना से होती है। इसके बाद यह लोग एलियट को लेकर ओडेल के पास जाते हैं जो उसका बॉस है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओडेल को कैंसर की बीमारी है। वह किसी भी वक्त मर सकता है। ओडेल की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसे फिलहाल एलियट ही संभालता है। अब एलियट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसके बिना वह कंपनी नहीं चल सकती। वह कंपनी डूब जाएगी। इसीलिए ओडेल का कहना है कि मेरे मरने के बाद मेरी कंपनी को पूरी तरह से एलियट कंट्रोल करेगा। एक प्रकार से वह उसकी कंपनी का मालिक बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी का मालिक बनने के बाद वह ओडेल की बीवी और बच्चों को साइड कर दे। उसकी फैमिली के साथ ऐसा न हो। इसीलिए ओडेल ने एक बड़ी सी फाइल तैयार की है जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर भविष्य में एलियट ने कभी भी कंपनी के मुनाफे का पैसा उसकी फैमिली को नहीं दिया या धोखा दिया तो उसी वक्त उसे कंपनी के पद से हटा दिया जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को क्लियर करने के लिए ओडेल ने एलियट को घर पर बुलाया था। एलियट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह खुशी-खुशी सब कुछ करने के लिए तैयार था क्योंकि अब एलियट को अपनी महीने की कमाई से 5 गुना ज़्यादा पैसे मिलने वाले थे। बस ओडेल के फाइल पर साइन करने की देर थी। ठीक उसी वक्त रिडली को अपने दिमाग में यूनिकॉर्न के एक्सीडेंट वाला सीन बार-बार आने लगता है। यहाँ पर उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वह यहाँ से जाना चाहती थी। शेफर्ड कहता है कि उसके गाल पर कुछ खून वगैरह लगा हुआ है, इसलिए वह उसे साफ करने के लिए बाथरूम में चली जाती है। जब वह टॉवल से मुंह को साफ करती है, तभी अचानक उसका सारा एक्ने ठीक हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस टॉवल पर यूनिकॉर्न का खून लगा हुआ था। उसी वक्त अचानक से उसे बार-बार यूनिकॉर्न दिखाई देने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि यूनिकॉर्न के साथ उसका कोई कनेक्शन हो चुका है। वह अपने डैड को बुलाती है और उनसे कहती है कि मुझे लगता है वो यूनिकॉर्न अभी भी जिंदा है। मैंने उसे महसूस किया। मैंने देखा कि वह हिल रहा था। हमें फौरन यहाँ से जाना होगा। तभी एलियट कहता है कि हमें उनके साथ बैठकर डिनर करना होगा। डिनर के बाद बॉस फाइल पर साइन कर देंगे और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैं उनसे जिद नहीं कर सकता। लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक कार पूरी तरह से हिलने लगती है। कार को इस तरह हिलते हुए देखकर ओडेल की पूरी फैमिली बाहर आ जाती है, यह देखने के लिए कि आखिर कार के अंदर है क्या। एलियट जैसे ही चेक करने के लिए जा रहा था, तभी यूनिकॉर्न कार का शीशा तोड़कर बाहर आ जाता है। यूनिकॉर्न को रोकने के लिए एक बॉडीगार्ड उसे गन से शूट करके जान से मार देता है। अब उस यूनिकॉर्न की सच्चाई सभी लोगों के सामने आ गई थी। इस बार एलियट झूठ नहीं बोलता। वह सबको बताता है कि मेरी ही कार से इसका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद यह मर गया था, लेकिन पता नहीं कैसे फिर से जिंदा हो गया। यह सुनकर ओडेल भी काफी आश्चर्यचकित था। तभी रिडली इन लोगों को यह भी बताती है कि इस यूनिकॉर्न के खून की वजह से मेरे गाल पर जो एक्ने था वह खत्म हो गया। यह सब सुनकर ओडेल को लगता है कि इस यूनिकॉर्न में कुछ तो खासियत जरूर है। खैर, अब दिक्कत की बात यह थी कि अब इस यूनिकॉर्न के साथ किया क्या जाए, क्योंकि अगर बात पुलिस तक चली गई तो एलियट को जेल भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए ओडेल कहता है कि एक काम करो, इस यूनिकॉर्न को यहीं पर रहने दो। हम इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। एलियट के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह ओडेल की बात पर राजी हो जाता है। रात के समय जब रिडली अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी, तब उसके पिता उससे बात करने के लिए उसके पास आते हैं। उसके पिता उससे कहते हैं, तुम्हारे साथ आखिर हो क्या रहा है? तुम मुझे साफ-साफ बता सकती हो। जिस पर रिडली कहती है
आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उस यूनिकॉर्न के साथ मेरा कोई कनेक्शन हो चुका है। जब मैंने उस यूनिकॉर्न के हॉर्न को टच किया था, तब मैं किसी और दुनिया में पहुंच गई थी। यह सुनकर एलियट अपनी बेटी से कहता है, देखो बेटा, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो। यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे थेरेपिस्ट को बुलाकर तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाऊंगा। यह सुनकर रिडली को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि वह समझ जाती है कि उसके डैड उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए वह तुरंत अपने डैड को कमरे से बाहर निकाल देती है और अपनी माँ की कुछ तस्वीरों को देखने लगती है। इन तस्वीरों में उसे अपनी माँ के पीछे एक बेबी यूनिकॉर्न की भी तस्वीर दिखाई देती है। जब वह जाकर यूनिकॉर्न्स के बारे में रिसर्च करती है, तब उसे मालूम चलता है कि हजारों साल पहले राजा महाराजा यूनिकॉर्न्स का शिकार किया करते थे, लेकिन कोई भी शूरवीर यूनिकॉर्न का शिकार नहीं कर पाता था। एक साफ दिल वाली लड़की आसानी से यूनिकॉर्न्स को अपने वश में कर लिया करती थी। लड़की की मदद से ही राजा महाराजा यूनिकॉर्न्स का शिकार कर पाते थे। उनका शिकार करने के बाद वे यूनिकॉर्न्स को लाकर अपने शाही दरबार में रखते थे। रात के समय जब रिडली सो रही थी, तब उसे सपने में कुछ यूनिकॉर्न भागते हुए दिखाई देते हैं। अचानक सुबह जब उसकी आंख खुलती है, तभी कुछ साइंटिस्ट उसे उठा लेते हैं। दरअसल ओडेल ने अपने घर पर ही एक लैब बना दी थी, जिसमें यूनिकॉर्न के बच्चे के साथ रिडली और एलियट की भी जांच हो रही थी। असल में ओडेल यह जानना चाहता था कि यूनिकॉर्न के खून की वजह से इन दोनों के शरीर में क्या-क्या बदलाव हुए हैं। यूनिकॉर्न की जांच करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि उनके खून में हील करने की क्षमता है। मतलब यूनिकॉर्न के खून से इंसान के शरीर के किसी भी अंग को हील किया जा सकता है। यह सुनकर ओडेल की फैमिली काफी हैरान हो जाती है। उसी वक्त डॉक्टर भाटिया बताती हैं कि यूनिकॉर्न के सिर पर जो सींग है, उसमें से खास प्रकार की मैग्नेटिक पल्स निकलती है। फिलहाल हम कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन लगता है कि वे अपने हॉर्न को किसी खास चीज में इस्तेमाल करते हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं कि हमें जांच करनी होगी कि आखिर यूनिकॉर्न की मदद से हम क्या-क्या इलाज कर सकते हैं। यह सुनकर ओडेल कहता है, अगर ऐसी बात है, तो सबसे पहले इसे मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। कैंसर की वजह से मुझे तो वैसे भी मरना है। इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन क्या पता चमत्कार हो जाए और मैं ठीक हो जाऊं। रिडली को यह सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती। डॉक्टर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। यूनिकॉर्न के हॉर्न से पाउडर निकालकर वे दवा बनाते हैं और वह दवा ओडेल को दे देते हैं। अगले दिन सुबह जब पूरी फैमिली ओडेल को खड़ा हुआ देखती है, तो सब हैरान रह जाते हैं। रिपोर्ट से डॉक्टर को पता चलता है कि ओडेल बिल्कुल ठीक हो चुका है। उसके शरीर में अब कोई कैंसर है ही नहीं। इतना सुनते ही ओडेल पागल होकर झूमने लगता है। जरा सोचो, डॉक्टर ने कह दिया था कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन उस यूनिकॉर्न की वजह से ओडेल ठीक हो गया। इसलिए वह डॉक्टर को और मात्रा में दवा बनाने की परमिशन देता है। यूनिकॉर्न की क्षमता देखकर सब पागल हो गए थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि इन्हें कैंसर का इलाज मिल चुका था, जो दुनिया में कहीं और नहीं है। ओडेल अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी में उस कैंसर की दवा को लॉन्च करना चाहता है, लेकिन तभी रिडली इन सबको बताती है कि आज से 1000 साल पहले जब कोई राजा महाराजा यूनिकॉर्न्स का शिकार करता था या उन्हें मारने की कोशिश करता था, तो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर बन जाते थे और उन्हें जान से मार देते थे। जब कोई यूनिकॉर्न को चोट पहुंचाने की कोशिश करता था, तो उसके साथ बहुत बुरा होता था। साफ कहने का मतलब ये है कि अभी भी हमारे पास वक्त है। हमें इस यूनिकॉर्न के बच्चे को जंगल में वापस छोड़ देना चाहिए। लेकिन ओडेल की फैमिली उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ बिजनेस दिखाई दे रहा था। कैंसर की दवा बनाकर वे करोड़ों कमाना चाहते थे। इसलिए रिडली को बुरा लगता है। वह बाहर जाकर अपनी कार में बैठ जाती है। इधर जो डॉक्टर थे, वे पाइप के जरिए उस यूनिकॉर्न को हेडक्वार्टर तक ले जा रहे थे। लेकिन उसी वक्त अचानक बिजली चली जाती है। सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद हो जाते हैं। एलियट पाइप के अंदर चेक करने के लिए जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। उसी वक्त पाइप के बाहर से एक यूनिकॉर्न डॉक्टर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। तभी जो बॉडीगार्ड थे, वे उस यूनिकॉर्न पर गन से फायरिंग करने लगते हैं। इधर जो रिडली थी, वह भी फौरन भागकर कार के अंदर जाकर बैठ जाती है। ठीक उसी वक्त वहां पर एक यूनिकॉर्न आ जाता है, जो कार पर हमला कर देता है। एलियट ने अपनी बेटी को देख लिया था, इसलिए वह उसे बचाने के लिए कार के पास आ जाता है। वह यूनिकॉर्न का ध्यान भटकाता है, जिसकी वजह से रिडली को भागने का मौका मिल जाता है। वह भागते हुए घर के अंदर चली जाती है और गेट को बंद कर देती है। यूनिकॉर्न भी उसके पीछे भागता है, लेकिन वह रिडली को मारना नहीं चाहता था। रिडली जैसे ही उसे टच करने की कोशिश करती है, तभी बॉडीगार्ड उसे गन से शूट कर देते हैं, जिसके बाद यूनिकॉर्न जंगल की तरफ भाग जाता है। उस यूनिकॉर्न का खून जमीन पर गिरा हुआ था। इसे देखकर सब समझ जाते हैं कि वह यूनिकॉर्न जख्मी हालत में है। जब सभी लोग वापस अंदर आ जाते हैं, तब रिडली सबसे कहती है, यह एक बुरा संकेत है। हमारे पास अभी भी वक्त है। हमें उस यूनिकॉर्न के बच्चे को जाकर
जंगल में छोड़ आना चाहिए। शायद वे यूनिकॉर्न उसी बच्चे को लेने के लिए आए थे। उसी वक़्त ओडेल कहता है, हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। हम जंगल में जाकर उन यूनिकॉर्न्स का भी शिकार कर सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल वे यूनिकॉर्न ज़ख्मी हालत में हैं। उनका शिकार करके हम ज़्यादा दवाइयाँ बना सकते हैं। साफ मतलब यह था कि इनके मन में और लालच बढ़ रहा था। ओडेल की यह बात सुनकर उसकी फ़ैमिली भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ जो एलियट था, वह भी मना नहीं कर पाता। वह भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह इस फ़ैमिली का बिज़नेस पार्टनर बनना चाहता था। इसीलिए वह सब कुछ करने को तैयार था। ओडेल अपने लोगों को तैयार करता है। ये लोग गन वगैरह लेकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। हालांकि रिडली अपने पिता को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता नहीं मानते। वह भी एक गन ले लेते हैं और ओडेल के लोगों के साथ जंगल के अंदर चले जाते हैं। ये लोग यूनिकॉर्न का शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। इन्हें लग रहा था कि यूनिकॉर्न का शिकार करना बहुत आसान है, लेकिन इन बेचारे को पता नहीं था कि अब इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और हमें शेफर्ड को दिखाया जाता है, जो डॉक्टर भाटिया के पास जाता है और उसके पास से यूनिकॉर्न के हॉर्न का पाउडर ले लेता है। पाउडर लेने के बाद वह उसे अपने कमरे में ले जाता है और ड्रग्स की तरह इस्तेमाल करता है। इधर जो रिडली थी, वह एक बार फिर से यूनिकॉर्न की हिस्ट्री चेक करती है। जब वह तस्वीरों को अच्छे से देखती है, तब उसे मालूम चलता है कि यूनिकॉर्न चाहे जितना जख्मी हो जाए, वे खुद को ठीक कर सकते हैं। जैसे ही उसे इसके बारे में पता चलता है, तो वह फौरन अपने डैड को मैसेज करती है। वो लोग यह सोचकर जंगल में गए थे कि यूनिकॉर्न जख्मी हालत में होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यूनिकॉर्न फिर से ठीक हो चुके हैं। एलियट को अपनी बेटी का मैसेज रिसीव तो होता है, लेकिन थोड़ा लेट से, क्योंकि तब तक एक यूनिकॉर्न ने इनके एक गार्ड पर हमला कर दिया था। उसी वक्त एक और यूनिकॉर्न आ जाता है, जो इन लोगों पर बहुत बुरी तरह से हमला करने लगता है। ये लोग यूनिकॉर्न्स पर अंधाधुंध गन फायरिंग करते हैं और भागते हुए जंगल के बाहर आ जाते हैं, लेकिन यूनिकॉर्न उनका पीछा करते हुए इनके घर के अंदर तक आ जाते हैं। ओडेल बेचारा बहुत बुरी तरह फंस चुका था। वह दो यूनिकॉर्न के बीच खड़ा था। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि वह यूनिकॉर्न्स को कंट्रोल कर सकता है। हालांकि एक यूनिकॉर्न उसके सामने अपना सर झुकाता है, लेकिन तभी अचानक वह अपना हॉर्न ओडेल के सिर में घुसा देता है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। सभी लोग फौरन भागकर घर के अंदर चले जाते हैं। ये लोग पुलिस को फ़ोन करके बुलाना चाहते थे, लेकिन उसी वक्त सारी बिजली गुल हो जाती है। फ़ोन का नेटवर्क भी गायब हो जाता है। अब इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, उस यूनिकॉर्न के बच्चे को बाहर ले जाकर छोड़ देना, क्योंकि ऐसा करने से शायद इन सब की जान बच जाए। इधर जो डॉक्टर भाटिया थीं, वह एलेना से कहती है, हमें फ़ौरन उस यूनिकॉर्न के बच्चे को बाहर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया, तो शायद हम सब मारे जाएँगे। लेकिन शेफ़र्ड, जो अब ड्रग्स के नशे में था, कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी हमारे पास एक मौका है। अगर हम इस यूनिकॉर्न को यहीं रखेंगे, तो शायद बाकी यूनिकॉर्न भी शांत हो जाएँगे। एलेना शेफ़र्ड की बात को बिल्कुल भी सही नहीं मानती। वह कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? देख नहीं रहे, अभी-अभी तुम्हारे डैड मारे गए हैं। अगर हम और देर करेंगे, तो अगली बार हमारी बारी होगी। लेकिन शेफ़र्ड को अब सिर्फ पाउडर का नशा दिखाई दे रहा था। वह चुपके से लैब में जाकर यूनिकॉर्न के हॉर्न का और पाउडर निकालता है और खुद इस्तेमाल करता है। उसके नशे की हालत अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। इधर जो एलियट और रिडली थे, वे घर से बाहर जाने का रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। यूनिकॉर्न्स अब घर को चारों तरफ से घेर चुके थे। इसी बीच डॉक्टर भाटिया और एलेना यूनिकॉर्न के बच्चे को लेकर बाहर जाने की तैयारी करती हैं। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, तभी एक यूनिकॉर्न आकर उन पर हमला कर देता है। डॉक्टर भाटिया मौके पर ही मारी जाती है, जबकि एलेना किसी तरह भागकर अंदर आ जाती है। अब हालत और भी खराब हो चुकी थी। एक-एक करके लोग मर रहे थे और घर के अंदर हर तरफ डर का माहौल बन चुका था। रिडली अपने डैड से कहती है, पापा, आप समझ क्यों नहीं रहे? हमें इस बच्चे को तुरंत बाहर छोड़ना ही पड़ेगा। यही एक तरीका है जिससे हम बच सकते हैं। लेकिन एलियट अभी भी दुविधा में था। वह अपनी बेटी की बात सुनना चाहता था, मगर साथ ही उसे डर था कि अगर उसने बच्चा बाहर छोड़ दिया, तो फैमिली बिज़नेस खत्म हो जाएगा। उधर शेफर्ड पूरी तरह से पागल हो चुका था। वह यूनिकॉर्न के बच्चे को पकड़कर ज़ोर से चिल्लाता है, अब तुम सब मेरे हो। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूँगा। इसी वक़्त एक ज़ोरदार धमाका होता है और यूनिकॉर्न्स घर के अंदर घुस आते हैं। यूनिकॉर्न्स के हमला करने के बाद घर के अंदर सब कुछ अराजक हो गया। एलियट अपनी बेटी रिडली को लेकर एक कमरे में खुद को बंद कर लेता है। इधर एलेना अपने बेटे शेफर्ड के साथ किसी दूसरे कमरे में चली जाती है। फिलहाल कैप्सूल उसी के पास था, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि कैप्सूल के अंदर हॉर्न तो नहीं था। दरअसल मौका देखकर एलियट ने हॉर्न निकाल लिया था। एलियट अपनी बेटी से कहता है, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया है, मैं तुम्हें हर हाल में बचा कर रहूंगा। यही चीज हमें बचा सकती है। इधर एलेना
जब एक दीवार के पास आती है, उसी वक़्त यूनिकॉर्न उस पर हमला कर देता है और उसे दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। शेफ़र्ड सामने खड़ा होकर अपनी माँ को मरता हुआ देख रहा था, लेकिन वह उन्हें बचा नहीं पाता। इधर एलियट हॉर्न लेकर बाहर की तरफ भागता है। अब इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। रिडली जैसे ही बाहर आती है, तभी शेफ़र्ड उसे अपने साथ लेकर बेबी यूनिकॉर्न के पास जाता है। वह उसे भी अपने साथ लेकर बेबी यूनिकॉर्न के बगल में बैठ जाता है। कुछ समय के बाद रिडली के पास एक यूनिकॉर्न आता है, लेकिन वह उसे चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि उसकी बाहों में लेट जाता है। मतलब कि शेफर्ड को पहले ही पता चल गया था कि रिडली इन यूनिकॉर्न्स को काबू में कर सकती है। ठीक उसी वक्त एलियट दूसरे यूनिकॉर्न को लेकर आता है। अब वह यूनिकॉर्न भी जैसे ही रिडली को देखता है, वह भी उसकी बाहों में लेट जाता है। मौका देखकर शेफर्ड इन दोनों यूनिकॉर्न्स को रस्सी से बांध देता है, लेकिन अब यह सब देख एलियट को भी बुरा लगने लगता है। वह शेफर्ड के करीब जाता है और उसके शरीर में हॉर्न घुसा देता है। शेफर्ड जख्मी तो हो गया, लेकिन फिर भी वह एलियट के शरीर में तीर घुसा देता है, जिसकी वजह से शेफर्ड और एलियट दोनों जख्मी होकर जमीन पर गिर जाते हैं। जब यूनिकॉर्न होश में आता है, तो वह शेफर्ड को जान से मार देता है। एलियट का भी वक्त आ चुका था और कुछ समय बाद उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन डैड की मौत के बाद रिडली को बहुत बुरा लगता है। यूनिकॉर्न उसकी बॉडी को खींचकर बेबी यूनिकॉर्न के पास ले जाता है। इसके बाद जब दोनों यूनिकॉर्न अपने हॉर्न एक साथ जोड़ते हैं, तो कुछ होता है। जो बेबी यूनिकॉर्न मर चुका था, वह भी जिंदा हो जाता है और एलियट भी जिंदा हो जाता है। कुछ समय बाद एक जोरदार धमाका होता है और धमाके के बाद यूनिकॉर्न होश में आते हैं और जंगल की तरफ भाग कर चले जाते हैं। रिडली अपने पिता को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद पुलिस आती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि वहां पर उनके अलावा और कोई नहीं था। पुलिस को लगता है कि यह सब इन्हीं का किया हुआ है। इसी बीच हमें तीनों यूनिकॉर्न्स को दिखाया जाता है, जो पुलिस की गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। यह स्पष्ट था कि यह यूनिकॉर्न्स इन दोनों की जान बचाने के लिए आए थे, लेकिन किस तरह बचाएंगे, यह हमें नहीं दिखाया जाता है। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।